करीब 2 साल पहले मैंने याद शहर नाम के एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर की स्थापना की। और काल्पनिक इसलिए क्योंकि मुझको रेडियो पर कहानियाँ सुनाने के लिए आमंत्रित किया गया था 92.7 बिग एफएम द्वारा। और ये मेरे लिए एक नया अनुभव था क्योंकि मैंने रेडियो ज़िंदगी में कभी किया नहीं था। मैं एक लेखक रहा हूँ और बॉलीवुड के गीत लिखता रहा हूँ, पत्रकार रहा हूँ, किताबें लिखी हैं, लेकिन रेडियो से कोई रिश्ता नहीं था। मुझे इंटरेस्टिंग लगा, रोचक लगा और मैंने हाँ कहा। और फिर उन्होंने बताया कि ये कहानियाँ भारत के 35 शहरों में आएंगी, जो कि कश्मीर, हैदराबाद, कोटा, भुज, बड़े अलग अलग किस्म के शहर। और फिर मुझे लगा कि एक ऐसे शहर की स्थापना की जाए जो इन सारे शहर में रहने वाले लोगों को अपना लगे, एक काल्पनिक शहर, एक इमेजिनरी शहर। और इस तरह याद शहर का जन्म हुआ और रोज़ रात को प्राइम टाइम पे मैं याद शहर की कहानियाँ सुनाता हूँ। फिर लोगों का जैसे जैसे रुझान बढ़ा, वो कहानियों को पसंद करने लगे और अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ उनको देखने लगे। ये कहानियाँ सारी मैं ही लिखता था। पहले 2 साल में कम से कम पहले सीज़न में 60 कहानियाँ लिखी, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। लेकिन सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज़ ही नहीं थी, वो रेडियो पर एक नई विधा थी, क्योंकि ऐसा कोई पैरेलल नहीं है हमारे पास कि ऐसी शॉर्ट स्टोरी जो एडवर्टाइजमेंट के ब्रेक्स के साथ हो, जो जिसमें बीच में गाने आए, जिसमें कहानी 3 मिनट तक चलती है, 4 मिनट तक चलती है, फिर एक गाना आता है जो उससे जुड़ा होता है और फिर विज्ञापन आते हैं वगैरह। तो आपको कहानी इस तरह से लिखनी थी कि सुनने वाले का इंटरेस्ट बना रहे, वो रेडियो पे चैनल ना बदले। तो कहानी में 6 प्लॉट पॉइंट्स हों, तो अपने आप जो कहानी को लिखने का क्राफ्ट था वो बदल गया। एक आम शॉर्ट स्टोरी की तरह ना होके एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसमें 6 प्लॉट पॉइंट्स हों, एक प्लॉट पॉइंट पे जब ख़त्म हो उस समय गाना आए ताकि लिसनर का इंटरेस्ट बना रहे। लोगों ने कहा ये किताबों की शक्ल में क्यों नहीं आ सकती? मैंने कहा बिल्कुल। और उनका मान रखते हुए हमने कल शाम को याद शहर सीरीज़ ऑफ बुक्स लॉन्च की हैं, वेस्टलैंड और यात्रा बुक्स के साथ। और मैंने एक लाइव परफॉर्मेंस की जिसमें मैं एक कहानी सुनाई, अपने लिखे हुए गीत सुनाए। और किताबों का मकसद ये है याद शहर सीरीज़ का कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हम हज़ारों साल पुराने ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस हैं, ज़बानी कहानियाँ सुनाने का जो हमारा एक इतिहास रहा है, और वो इतिहास धीरे धीरे ख़त्म हो गया। एक वक्त था जब मेरे बचपन में भी मेरी नानी मुझको कहानी सुनाती थी। मेरे पिता जब मुझको मेरे गांव ले जाते थे तब हम खुले आसमान के नीचे कहानियाँ सुनते थे। ज़्यादातर धार्मिक कहानियाँ कभी कभी होती थी, कभी रामायण से होती थी, कभी महाभारत से होती थी। और लेकिन हिंदुस्तान में ये सिलसिला ख़त्म होने लगा जब केबल टीवी आया और उसके बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, लोगों को अच्छी नौकरियां मिलने लगी, लेकिन उन नौकरियों में वो वक्त बहुत ज़्यादा बिताने लगे। परिवार के साथ जो एक कंपेनियनशिप होती थी, जो एक साथ होता था, और कंपेनियनशिप का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता था कहानियाँ सुनाना, वो ख़त्म होने लगा। नानियाँ भी व्यस्त होने लगी, नानियाँ भी व्यस्त हो गई, पिता भी व्यस्त हो गए। और जो याद शहर प्रोजेक्ट है, याद शहर प्रोजेक्ट एक छोटी सी कोशिश है कि ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को हम भारत में रिवाइव करें, कहानियाँ सुनना और सुनाना। तो जो किताबों की सीरीज़ आ रही है उसमें हमारी यही दरख्वास्त है सुनने वालों, पढ़ने वालों से कि याद शहर की कहानियाँ खुद तो पढ़िए ही, औरों को अपनी आवाज़ में पढ़ के सुनाइए, वही जो उन्होंने मेरी आवाज़ में सुनी है। और एक फैमिली एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये कहानियाँ इस तरह से लिखी गई हैं कि एक अनकहे अनछुए इमोशंस के बारे में है, लम्हों के बारे में है, रिश्तों के बारे में है, पिता पुत्री का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, प्रेमियों का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता। और
टू सीक द एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी मोमेंट्स, साधारण क्षणों में असाधारण भावनाएं ढूंढना। याद शहर एक अनोखा अनुभव इसलिए था क्योंकि इसमें मैं रोज़ एक नया किरदार निभा सकता हूँ। जब मैं एज अ राइटर उन कहानियों को लिख रहा था तब मेरे सामने एक चैलेंज था कि रोज़ सुबह मैं उठता था और अपने आप से पूछता था, आज मैं कौन बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ। कभी मैं महिला किरदार बन जाता था, कभी मैं बच्चा बन जाता था, कभी मैं बुजुर्ग बन जाता था, कभी मैं अच्छा आदमी बनता था, कभी बुरा आदमी बन जाता था। और जब उनको मैं रेडियो पर सुनाता था तो कोशिश यही होती थी कि वही भावना, वही टोन, वही लहजा आ जाए। और कोशिश यही रही है। मैंने बहुत से फीमेल कैरेक्टर्स बन के भी कहानियाँ रिकॉर्ड की हैं। और शुरू में अटपटा लगता था कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ जा रही थी, लेकिन असल में तो ये एक स्टोरी टेलर है जो एक काल्पनिक शहर में अलग अलग लोग बन के कहानियाँ सुना रहे हैं। और श्रोताओं को कहीं कोई मुश्किल नहीं होती इससे रिलेट करने में, उनको बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चे की कहानी लिखी थी जिसका नाम था डियर डायरी, बच्चा लिख रहा है। कुछ कहानी तो ऐसी लिखी जिसमें एक का नाम था एक चवन्नी की मौत, जिसमें मैं चवन्नी बन के बोल रहा था। एक कहानी थी मुर्गी इन ट्रबल, जिसमें मैं एक मुर्गी था। तो यही है कि अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि आई एम स्टम्बलिंग एंड डिफाइनिंग द फॉर्म। मैं भटकते भटकते एक शक्ल दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, कोई सोची समझी तरकीब से नहीं है। असल में मैंने 60 कहानियाँ सिर्फ 3 महीने में लिखी। रोज़ मैं एक कहानी लिखता था। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कठिन काम मैंने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है क्रिएटिवली। रोज़ मुझे एक नया किरदार बनना पड़ता था, एक नया प्लॉट सोचना पड़ता था, और फिर रोज़ मैं उस कहानी को रिकॉर्ड करता था। 10 जनवरी से 10 अप्रैल तक। उसके बाद अब हम कम से कम 250 कहानियाँ लिख चुके हैं मंडली के साथ, तो जिसमें और लोग भी लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ। तो मुश्किल तो था, लेकिन मैं चूँकि पत्रकार रहा हूँ और डेडलाइंस में लिखना आता है, सारी दुनिया से अपने आप को बंद करके लिखना आता है, शोर के बीच में लिखना आता है, तो वो ट्रेनिंग काम आई कहीं ना कहीं। और ये हमेशा सोच थी कि चाहे कहानियाँ मैं रेडियो पर सुना रहा हूँ, लेकिन ये साहित्य है, ये लिटरेचर है, और वो इस लायक होनी चाहिए कहानियाँ कि वो किताब में जगह पा सकें। मुझे शर्मिंदगी ना हो किताब में उनको अपना नाम देते हुए। मैं अपनी जो शागिर्दों की टोली है, जो मंडली है, उनको भी यही बताता हूँ कि रेडियो नहीं है, लिटरेचर है, और उसी इज्जत से, उसी आप कला के साथ इन कहानियों को लिखिए। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरे लिए। तो मेरे ख्याल से मेरे क्रिएटिव जीवन में, एक रचनात्मक जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ है जिसने ओवरटेक कर लिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि याद शहर की कहानियाँ इतना लोग पसंद करने लग जाएंगे और इतनी बड़ी यात्रा बन जाएगी, और अब काफ़ी चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमने लगी हैं मेरे लिए। हर कहानी इसके 2 सीज़न हो चुके हैं। पहले सीज़न में हर कहानी 18 मिनट की होती थी और 2800 शब्दों की, लेकिन लोगों ने, श्रोताओं ने कहा कि वो और कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमको वो फिर 3 मिनट का जो एक सेगमेंट था उसको 4 मिनट करना पड़ा। तो अब 3600 शब्दों की होती है और 3600 शब्दों के 6 सेगमेंट। रेडियो की कहानियाँ मेरी भारत में 35 शहरों में सुनी जाती हैं। कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोग रोज़ रात सुनते हैं। और भारत ही नहीं, पाकिस्तान में बॉर्डर के साथ जितने शहर हैं, लाहौर, सियालकोट, पाकिस्तान के बहुत से अलोंग द बॉर्डर जहाँ पर रेडियो जाता है वो सुनते हैं, मुझको चिट्ठियाँ भेजते हैं, फेसबुक पे मैसेज भेजते हैं, और हम कहानियों को ऑनलाइन डालते हैं। तो उसमें यूट्यूब पर और फेसबुक पर कम से कम 5 मिलियन 50 लाख लोग हर महीने इस ऑनलाइन कंटेंट को सुनते हैं 20 देशों में। तो ये एक बड़ा सौभाग्य रहा है, बहुत बड़ी प्रिविलेज है मेरे ख्याल से कि इतना करीबी रिश्ता बन पाया है श्रोताओं से। मुझे उम्मीद है कि जैसे रेडियो शो की कहानियों को
हाथों हाथ लिया है, सराहा है लोगों ने। वैसे ही किताबों को भी पढ़ेंगे। रेडियो की कहानियाँ मेरी भारत में 35 शहरों में सुनी जाती हैं। कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोग रोज़ रात सुनते हैं। और भारत ही नहीं, पाकिस्तान में बॉर्डर के साथ जितने शहर हैं, लाहौर, सियालकोट, पाकिस्तान के बहुत से अलोंग द बॉर्डर जहाँ पर रेडियो जाता है वो सुनते हैं, मुझको चिट्ठियाँ भेजते हैं, फेसबुक पे मैसेज भेजते हैं। और हम कहानियों को ऑनलाइन डालते हैं, तो उसमें यूट्यूब पर और फेसबुक पर कम से कम 5 मिलियन 50 लाख लोग हर महीने इस ऑनलाइन कंटेंट को सुनते हैं 20 देशों में। तो ये एक बड़ा सौभाग्य रहा है, बहुत बड़ी प्रिविलेज है मेरे ख्याल से कि इतना करीबी रिश्ता बन पाया है श्रोताओं से, और अब वही श्रोता इसको किताब की शक्ल में पढ़ सकते हैं। भारत, जैसा मैंने कहा कि कहानियाँ सुनने और सुनाने वाला देश है। उपनिषद के ज़माने से कहानियाँ दूसरे को सुनाते आए लोग, और वो आगे पास ऑन करते आए हैं। मेरी जो नानी थी, उन्होंने शायद अपनी नानी से कुछ कहानी सुनी होगी, जिन्होंने अपनी नानी से सुनी होगी। तो ये हमारे डीएनए में है, लिसनिंग एंड टेलिंग स्टोरीज। तो वो हम निकाल नहीं सकते, निकाल पाए नहीं। लेकिन किस्सा गो जो थे, उन्होंने कहानियां सुनाना बंद कर दिया। और किस्सा गो में एक बड़े वाइड टर्म में, सॉरी, किस्सा गो में बड़े एक वाइड कैनवस में कह रहा हूँ कि जो रेडियो पर, टीवी पर, फिल्मों में, तो उन्होंने जो कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी, वो बहुत अच्छी थी कहानियाँ और अपने आप में बड़ी अद्भुत थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिश्तों की मासूमियत, एवरीडे लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट्स जो होते हैं हम सबके साथ, शायद हम उनसे कहीं भटक गए। और यादशेर की कहानियों में अगर कोई एक चीज़ है जो मजबूत है, वो है उसकी सादगी, उसकी सिंप्लिसिटी, क्योंकि वो कोई बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स प्लॉट नहीं होते हैं। वो उसमें एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि ये आपकी सैलरी स्लिप है, आप 30,000 रुपये कमाते हैं, ये सब कहाँ से आया? क्योंकि पिता बेईमान होता है। उसमें एक स्कूल में जो बच्चा रहा होता है, उसी स्कूल का प्रिंसिपल बन के वापस जाता है, और स्कूल ख़त्म होने के कगार पे है। और कैसे वो अपने पुराने टीचर के पास जाता है, जिन्होंने जो उसको अपना फेवरेट स्टूडेंट मानते थे, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी शैतानी की थी, एक इंक गिरा दी थी उनकी मेज़, उनकी कुर्सी पर, जो टीचर को पता नहीं था, और ये बात वो ओन अप करता जाकर, और कैसे वो फिर मदद करते हैं स्कूल को बचाने में। सिंपल नैरेटिव्स हैं। एक महिला है जो शादी होके आती है जिसकी, लेकिन उसके पास एक हारमोनियम होता है और उसका पति हारमोनियम को स्टोर में रखवा देता है। उसको संगीत से बहुत प्यार है, और वो महिला की आइडेंटिटी थी संगीत उसका, और वो दूरी जो थी 6 कदम की उसके और हारमोनियम में पड़े उस स्टोर के बीच में, वो तय नहीं कर पाती, और एक दिन फिर वो विद्रोह करती है उसके खिलाफ। तो मेरे ख्याल से हम ग्रैंडनेस ऑफ नैरेटिव ढूंढने के चक्कर में जो सिंप्लिसिटी और जो ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी थी, वो उससे शायद कहीं भटक गए। मैं अपने आप को कोई महानता का चोला नहीं पहनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से यही एक कोशिश रही है कि क्योंकि एक अच्छा लेखक होने के लिए आपको अच्छा ऑब्जर्वर और अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी भी पार्क की बेंच पे बैठकर किसी अनजान आदमी की कहानी बहुत ईमानदारी से सुन सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मेरे ख्याल से वही जो देखा सुना, वही सब सौंप दिया है इन कहानियों में, और वही लोगों को अच्छा लगा कि सादगी है, एक द एवरीडेनेस ऑफ नैरेटिव, अगर यूँ कहें। और अब मैंने एक नई चीज़ शुरू की है। मैंने मुंबई में, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ एक कंटेम्प्रेरी गुरुकुल, एक नए ज़माने का गुरुकुल की तरह स्थापित किया है, जिसका नाम है द मंडली। और द मंडली में मैं यंग राइटर्स को ट्रेन करता हूँ। उनमें से अधिकांश ने कभी सीखा ही नहीं, कभी लिखा ही नहीं, और वो आकर कहानियाँ लिखते हैं अब। और मंडली में सब लोग बैठते हैं, एक पर्सन अपनी कहानियाँ सुनाता है, सब लोग उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, अच्छी है, बुरी है, ये बदलाव होना चाहिए, ये कहते हैं। और वो मॉडल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। यहाँ
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी मैं सारी मंडली को लेके आया हूँ, मुंबई से सब राइटर्स हैं यहाँ। और कोशिश ये है कि ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है कि अपने पास जो है वो औरों को देना, मैं टीचर का बेटा हूँ और मैं कोशिश यही रहेगी कि ये आगे सौंप सकूँ जो खुद सीखा, जो अपने आप को सिखाया और उनसे सीखा, और फिर वो लोग आगे इसको हमारी मंडली में ही आगे इस बात को बढ़ा सकें। तो और जब हमने रेडियो को किताब में लाए तो अभी तो वो एज इट इज़ हैं, जैसी रेडियो पर सुनाई गई बस उनको ट्रांसलिटरेट कर दिया गया और उनको छाप दिया गया है। अब वो अंग्रेज़ी में आएंगी तो उसमें ट्रांसलेशन होगा और भाषाओं में आएंगी। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कहानियों को और जीवन मिले, तो डिजिटल फॉर्म में मोबाइल पे आने वाली हैं कहानियाँ कि लोग एक नंबर डायल कर पाएंगे और मेरी कहानियाँ सुन पाएंगे, वो भारत में किसी भी हिस्से में हो, और उम्मीद है कि विदेशों में भी सुन पाएंगे। एक मोबाइल ऐप बन रहा है। तो मेरे ख्याल से किस्सा गोई जो हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स होते थे, और मैं 21वीं सदी में किस्सा गो हूँ, लेकिन 21वीं सदी में जो सुविधाएं हैं, तकनीकी सुविधाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी ने बढ़त हासिल की है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी है, हमारे पास टैब्स भी हैं, हमारे पास टीवी है, तो कोशिश ये रहेगी कि अभी रेडियो से किताबों की शक्ल में आई हैं किताबें, याद शेर की कहानियाँ, अब मोबाइल पर जाएं, टीवी पर जाएं, और उसके बाद थिएटर में जाएं। याद शेर की कहानियाँ थिएटर में आ सकती हैं। तो जिस अलग अलग तरीके से हम इनको लोगों तक पहुंचा पाएँ, ये हमारी कोशिश रहेगी।